प्यारे दोस्तों, सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विराट जियो सीरीज के इस पहले अध्याय राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में मैंने आपको इनकी उत्पत्ति कब, कैसे तथा भारत से कैसे अंतर संबंधित है, इस पर मैंने चर्चा की। अब हम लोग यहाँ पर राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी थार के मरुस्थलीय प्रदेश का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्योंकि ये जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान के पश्चिम में है, इसलिए हम लोगों ने क्या नाम दिया इसको? दोस्तों, इसको हम लोगों ने नाम दिया पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये राजस्थान के पश्चिम में है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज दोस्तों, क्योंकि ये थार का मरुस्थलीय भाग है, इसलिए हम लोग इसको पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। अब दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो इसकी उत्पत्ति कब हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कहां हुई, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है इसकी उत्पत्ति कब हुई, दूसरा पॉइंट है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, तथा तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि भारत के भौतिक प्रदेशों में ये जो है किससे संबंधित है, अर्थात भारत के किस भौतिक प्रदेश का उपभाग है ये। ठीक है, तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, ये जो है अगर अपन लोग देखें तो नियोजोइक कल्प था। कौन सा कल्प था दोस्तों? नियोजोइक। और नियोजोइक कल्प को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? नवजीवी कल्प कहते हैं। दोस्तों, कौन सा कल्प कहते हैं? नवजीवी कल्प। उस नवजीवी कल्प में एक युग हुआ है दोस्तों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाटनरी युग कहते हैं। दोस्तों, इस क्वाटनरी युग को ही हम लोग चतुर्थक युग भी कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? चतुर्थक युग। और इस चतुर्थक युग में एक काल हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी प्लीस्टोसीन काल। तो इस उत्तरी प्लीस्टोसीन काल में राजस्थान के इस भौतिक प्रदेश का निर्माण होता है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि यह राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तो ये हुआ, इसकी उत्पत्ति कब हुई। ठीक है, अब दोस्तों जब हम लोग इसमें देखते हैं इसकी उत्पत्ति के बाद में, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि ये जो है वो किसका एक उपभाग है या मूलतः ये किससे बना हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ये जो हमारा पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश है वो टेथिस सागर का एक भाग है। किसका एक भाग है दोस्तों? टेथिस सागर का एक भाग है। और अगर हम लोग इंडिया से कोरिलेट करें तो भारत में ये किसका एक उपभाग है? तो भारत में दोस्तों ये मध्य का जो हमारा विशाल मैदान है, उस मध्य के विशाल मैदान का एक भाग है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को ऐसा कहूं कि ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो निर्माण हुआ ये मूलतः टेथिस सागर का एक भाग है और मध्य के विशाल मैदान से संबंधित है। अब दोस्तों इसका निर्माण हुआ कैसे यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो गया, जबकि यहाँ पर नदियां बहती थी पुराने समय में, यह भाग हरा भरा था, तो यहाँ मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वाटनरी युग के उत्तरी प्लीस्टोसीन काल के अंदर यहाँ पर जो है वो भूगर्भिक हलचल हुई। क्या हुई दोस्तों? भूगर्भिक हलचल। ठीक है, भूगर्भिक हलचल हुई। तो उस भूगर्भिक हलचल के कारण ये भाग जो था, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जब कंपन उत्पन्न हुआ, मूवमेंट हुआ, हलचल हुई दोस्तों, गतिशीलता आई उसकी चट्टानों में, तो यहाँ का जो भाग था वो दोस्तों क्या हो गया? ऊपर उठ गया। और जब ये भाग ऊपर उठ गया दोस्तों, तो यहाँ बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों ने अपना मार्ग क्या कर लिया दोस्तों? परिवर्तित कर लिया। अपना मार्ग क्या कर लिया? परिवर्तित कर लिया। या फिर ये नदियां जो है वो कहाँ बहने लगी? भूमिगत बहने लगी। तो अपना मार्ग परिवर्तन करने अथवा नदियों के भूमिगत बहने के कारण जो है पश्चिम के इस थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ दोस्तों। तो ये इसका निर्माण कैसे हुआ उस पर हम लोगों ने जो है फोकस डाला। तो भूगर्भिक हलचल के कारण, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन तथा नदियों द्वारा भूमिगत प्रवाहित होने के कारण इस पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ। अब दोस्तों जब हम लोग देखते हैं इस पश्चिमी मरुस्थल की, जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। तो ये जो थार का मरुस्थल है वो मूलतः अगर हम लोग देखें तो कितने राज्यों में या भारत में कहां पर फैला हुआ है दोस्तों? तो हम लोग जब इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वैसे इसको अपन लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग। ठीक है, ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग भी हम लोग इसको कहते हैं। अब हम लोग इसको ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग क्यों कहते हैं? उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अफ्रीका का जो महान मरुस्थल है उस महान मरुस्थल से ये संबंधित है। अब कैसे संबंधित है? जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। अगर हम लोग यहाँ से देखें दोस्तों, तो यहाँ से ये रहा हो गया आप लोगों के दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का
पार्ट ये दोस्तों यहाँ से हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के बाद में फिर यहाँ से ये भारत का पार्ट आ गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग इस अफ्रीका महाद्वीप और जब हम लोग भारत की स्थिति की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया ये अफ्रीका का मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हो गया ये अरब का मरुस्थल और यहाँ पे हो गया ये थार का मरुस्थल। तो ये तीनों ही भाग कभी एक दूसरे से अंतर संबंधित थे। ये पूरा पार्ट एक था, लेकिन वेगनर महोदय के महाद्वीपीय संचलन सिद्धांत के अकॉर्डिंग यह भाग धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाता गया, जिसकी वजह से जो है ग्रेट पैलियो आर्कटिक ये पूरा अफ्रीकी मरुस्थल का एक भाग था, लेकिन ये थार का मरुस्थल अलग हो गया। अब हम लोग जब दोस्तों यहाँ से बात करते हैं तो इस थार के मरुस्थल की भारत में कहां कहां पर इसकी स्थिति है, उस चीज पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो हमारा थार का मरुस्थल है ये सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। यानी थार का मरुस्थल कहां कहां पर फैला हुआ है, एक तो ये मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान में भी फैला हुआ है दोस्तों। उसके अलावा इसका भाग कहां पर है, इसका भाग है भारत में भी है दोस्तों, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत में ये जो हमारा थार का मरुस्थल है वो दोस्तों फैला हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर इसका कितने प्रतिशत भाग फैला हुआ है दोस्तों, तो पाकिस्तान में इसका है 38% भाग है। कितना भाग है पाकिस्तान में, 38% भाग। तो 100 में से 38 गया दोस्तों, ठीक है। तो कितना बचा दोस्तों, 62% भाग। तो भारत में इसका कितना भाग है, भारत में ये थार का मरुस्थल 62% भाग में है। इस 62% भाग की जब हम लोग बात करते हैं भारत की, तो भारत में जो इसका विस्तार है वो दोस्तों कहां कहां पर है, वो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूं। तो भारत में दोस्तों इसका जो विस्तार है वो एक तो कहां पर है, पंजाब में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है आप लोगों के हरियाणा में है दोस्तों। उसके बाद में इसका विस्तार कहां पर है, तो इसका विस्तार है आप लोगों के राजस्थान में है दोस्तों। इसके बाद में इसका विस्तार कहां पर है, तो इसका विस्तार है आप लोगों के गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में ये फैला हुआ है। अब हम लोग जब इसमें से देखते हैं तो अगर हम लोग देखें तो राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक ये 62% में से अगर आप लोग देखोगे तो 58%, ठीक है। यानी कि हम लोग जब इसमें देखते हैं तो 58.68% जो भाग है वो कहां पर है, ये राजस्थान में है। कितने प्रतिशत भाग है ये, यानी कि भारत में जो ये 62% भाग है उसमें से 58.68% राजस्थान में है। अब उसके बाद में जो है वो बचा कितना प्रतिशत बचा, तो इसमें बच गया दोस्तों आप लोगों के 62 में से ये जब हम लोग घटा देंगे तो 3 पॉइंट जो है वो 32%, और 3.32% इन शेष राज्यों में है, जिसमें गुजरात भी आ गया, पंजाब भी आ गया और हरियाणा भी आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो थार का मरुस्थल है वो कुल थार के मरुस्थल का 38% पाकिस्तान में है, 62% भारत में है। भारत में जो भी है वो ये मुख्य रूप से 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और इस 62 में से राजस्थान में 58.68% पर फैला हुआ है तथा बाकी के राज्यों में 3.32% फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों जब हम लोग देखते हैं और इसका जब हम लोग दोस्तों अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन के बाद में दोस्तों ये स्थिति बनती है कि जब हम लोग राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से जो है वो कितने प्रतिशत भाग पर हमारा थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से जो है वो राजस्थान के 61.11% भाग पर हमारा जो है वो थार का मरुस्थल फैला हुआ है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 61.11% भाग पर फैला हुआ है दोस्तों। अर्थात अगर हम लोग देखें इसको दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं तो ये वर्ग किलोमीटर के हिसाब से फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। राजस्थान के अगर अपन लोग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उस कुल क्षेत्रफल में से 61.11% भाग पर जो है वो हमारा थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है दोस्तों। तथा अगर हम लोग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में थार का मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है, पश्चिमी मरुस्थल जो है वो फैला हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूं इसकी सीमांकन की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं अगर हम लोग, तो सबसे पहले दोस्तों अपन लोग अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे दोस्तों तो राजस्थान के मध्य में एक पर्वतीय श्रृंखला है और इस पर्वतीय श्रृंखला को हम लोग कहते हैं अरावली पर्वतीय श्रृंखला। तो इस अरावली पर्वतीय श्रृंखला के पश्चिम में ये जो थार का मरुस्थल है वो दोस्तों फैला हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश भी कहते हैं। अब दोस्तों जब हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो अगर हम लोग ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक वर्षा रेखा गुजरती है जिसको हम लोग कहते हैं समवर्षा रेखा,
क्या कहते हैं जिसको हम लोग दोस्तों समवर्षा रेखा कहते हैं। और वो समवर्षा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों वो समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। कौन सी वर्षा रेखा है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। अर्थात दोस्तों जब हम लोग देखेंगे तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर हो रही है वो फिर राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी कि जब हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों तो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां होती है वो हो गया राजस्थान का पूर्वी भाग, तथा जहां राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो हो गया राजस्थान का पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर ये पश्चिम का थार का मरुस्थल फैला हुआ है। तो थार के मरुस्थल की सीमा का निर्माण कौन करता है? तो एक तो हो गया पूर्व में इसकी सीमा का निर्धारण करता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तथा उसके साथ साथ 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा भी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। अब दोस्तों जब हम लोग देखते हैं इस थार के मरुस्थल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसकी जो है वो कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं। ठीक है, अब उन विशेषताओं की बात हम लोग जो है वो यहाँ पर करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली जो विशेषता है वो है इसकी जलवायु कैसी है। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि इसकी जलवायु किस प्रकार की है, यानी कि थार के मरुस्थल की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कैसा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र है, अर्थात गर्म क्षेत्र है। तथा यहाँ वर्षा भी कम होती है, इसलिए कैसा क्षेत्र है? शुष्क क्षेत्र है। तो इसकी जलवायु कैसी हो जाएगी दोस्तों? उष्ण शुष्क जलवायु इसकी हो जाएगी। अब दोस्तों दूसरी चीज जो है वो ये है कि यहाँ वर्षा कितनी होती है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बताया कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा जो है वो हमारे मरुस्थल को शेष राजस्थान से पृथक करती है। मतलब यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो यहाँ वर्षा कितनी होती है दोस्तों? 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ कितनी वर्षा होती है? 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखें कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ की जो वनस्पति है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है तो यहाँ पर वनस्पति भी जो है वो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति। और इसी मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति को हम लोग कांटेदार वनस्पति कहते हैं। और इसी कांटेदार वनस्पति को दोस्तों हम लोग जीरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जीरोफाइट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऐसी वनस्पति है जो कम वर्षा में भी अपने आप को सर्वाइव रख सकती है, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं तथा दोस्तों इसकी पत्तियां छोटी होती है तथा इसका तना जो है मोटा होता है, ताकि कम वर्षा में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो ये उसकी वनस्पति की बात करते हैं। फिर दोस्तों हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर मिट्टी कैसी है। ठीक है, तो यहाँ की दोस्तों हम लोग मृदा की बात करते हैं। तो क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पर मरुस्थल में मरु यानी रेत, तो यहाँ कैसी मिट्टी है दोस्तों? रेतीली मिट्टी है। और रेतीली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? बलुई कहते हैं। क्या कहते हैं? बलुई। तो यहाँ पर रेतीली अथवा बलुई प्रकार की मिट्टी है। अब हम लोग जब इसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पर जब आप लोग देखोगे दोस्तों तो इसकी जो राजस्थान में जो इसकी स्थिति है, इसकी दिशा की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये हो गया नॉर्थ दोस्तों। ठीक है, ये हो गया साउथ दोस्तों, ये हो गया आप लोगों के ईस्ट और ये हो गया आप लोगों के वेस्ट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों तो ये जो क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व। तो राजस्थान के पश्चिम में उत्तर पूर्व से लेकर के तथा दक्षिण पश्चिम, किस तरफ? दक्षिण पश्चिम के बीच में फैला हुआ जो ये मरुस्थलीय भाग है उसको हम लोग पश्चिमी थार का मरुस्थल कहते हैं। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर फैला हुआ है दोस्तों। अब इसका ढाल किस तरफ है दोस्तों? अगला पॉइंट हमारा आता है इसका ढाल किस तरफ है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। किस तरफ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका ढाल है। अब ढाल का निर्धारण कैसे हुआ? हम कैसे कह सकते हैं कि इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है? उसके पीछे का कारण है जितनी भी नदियां बहती हैं, गग्गर नदी हो चाहे लूनी नदी हो चाहे उनकी और नदियां हो, वो नदियां कहाँ पे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। इससे ये तय होता है कि इसका जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। अब ये तो हुई दोस्तों इसकी स्थिति की बात। अब हम लोग हमारे दिमाग में दोस्तों एक और प्रश्न है जो हमारे दिमाग में आता है, और वो प्रश्न ये आता है कि ये जो पश्चिमी थार का मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम लोग अगर देखें तो राजस्थान के कितने जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान के जिलों की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? राष्ट्रीय कृषि आयोग। और राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार हमारा जो पश्चिमी थार का मरुस्थल है वो दोस्तों कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, अब वो 12 जिले कौन कौन से दोस्तों? तो उसकी एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स कौन सी है? वो ट्रिक्स है दोस्तों जोधा व बीकानेर, शेखा,
से मरुस्थल में बात ना की। ये ट्रिक्स है दोस्तों, जोधा व बीकानेर शेखा से मरुस्थल में बात ना की। इसमें जो है वो राजस्थान के वो 12 जिले हैं जो मरुस्थलीय। अब कौन कौन से 12 जिले हैं दोस्तों? तो एक तो हो गया आप लोगों के जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग हो गया? जोधपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, अब जोधपुर संभाग, तो जोधपुर संभाग के जो भी जिले हैं वो इसमें दोस्तों आ जाएंगे। तो जोधपुर संभाग के जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो है जैसलमेर, ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों बाड़मेर, उसके बाद में है दोस्तों जालोर, उसके बाद में है दोस्तों जोधपुर, उसके बाद में है दोस्तों पाली, ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों सिरोही। ये जोधपुर संभाग के जिले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो 1 जैसलमेर, 2 बाड़मेर, 3 जालोर, 4 जोधपुर और 5 पाली। ये 5 जिले मरुस्थलीय हैं, अर्थात राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इनको मरुस्थलीय जिले घोषित कर रखा है। लेकिन दोस्तों सिरोही को मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया गया है। सिरोही को मरुस्थलीय जिला घोषित क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि सिरोही जो है वो मूलतः दोस्तों अगर हम लोग देखें तो आबू या यूं कह सकते हो कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का एक भाग है। तो दोस्तों सिरोही जो है इसको हमने क्या कहा है? इसको अर्ध मरुस्थलीय जिला घोषित किया गया है। तो कई बार ये प्रश्न बनता है राजस्थान का अर्ध मरुस्थलीय जिला कौन सा है? तो राजस्थान का अर्ध मरुस्थलीय जिला कौन सा है? सिरोही है। इसलिए सिरोही को हम लोग मरुस्थलीय जिलों में नहीं गिनते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों अपन लोग अगली बात करते हैं बीकानेर संभाग की। ठीक है, तो बीकानेर संभाग में दोस्तों बीकानेर एक तो आ गया, ठीक है, उसके बाद में फिर चूरू आ गया, उसके बाद में फिर दोस्तों गंगानगर आ गया, उसके बाद में फिर दोस्तों हनुमानगढ़ आ गया। ये 4 जो जिले हैं वो किससे संबंधित हो गए? आप लोगों के बीकानेर संभाग से संबंधित हो गए दोस्तों। तो यहाँ पे जब अपन लोग देखते हैं तो 5 जिले तो ये हो गए, छठा जिला हो गया बीकानेर, 7वां जिला हो गया चूरू, 8वां गंगानगर और 9वां जिला हो गया हनुमानगढ़। ठीक है, तो बीकानेर संभाग के 4 जिले जो है मरुस्थलीय घोषित किए गए। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं शेखा। शेखा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? एक तो है चूरू, चूरू के बाद में आता है दोस्तों आपके झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है आप लोगों के दोस्तों सीकर। ठीक है, लेकिन क्योंकि चूरू को हम लोगों ने यहाँ पर पहले गिन लिया है इसलिए उसको हम लोग फिर से नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर एक जिला कौन सा हो गया? झुंझुनू, और एक जिला कौन सा हो गया? सीकर। तो ये जिले जो है वो किससे हैं? यानी कि ये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इनको मरुस्थलीय घोषित कर रखा है। इसके बाद में फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा ना से मतलब क्या है? नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिले को भी राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय घोषित कर रखा है। इस प्रकार से कितने जिले मरुस्थलीय हो गए दोस्तों? राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय हो गए। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें दोस्तों, इन मरुस्थलीय जिलों की बात करते हैं दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के गंगानगर, उसके बाद में फिर यहाँ पे हो गया दोस्तों हनुमानगढ़, उसके बाद में फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया दोस्तों बीकानेर, उसके बाद में फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया जैसलमेर, उसके बाद में फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया बाड़मेर, उसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया जालोर, उसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो गया पाली, उसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पर हो गया दोस्तों जोधपुर, उसके बाद फिर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो गया दोस्तों नागौर, उसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो है शेखावाटी के 3 जिले आ गए, जिसमें आप लोगों के चूरू है, उसके बाद में झुंझुनू है और उसके बाद में सीकर है। इस प्रकार से ये 12 जिले क्या हो गए? मरुस्थलीय हो गए। अब दोस्तों इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न बन जाता है। वो प्रश्न ये बन जाता है दोस्तों कि कौन कौन से संभाग हैं जो कि मरुस्थलीय है, या यूं कह सकते हो कि कितने ऐसे संभाग हैं जिनमें मरुस्थलीय जिले हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो दोस्तों एक तो संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग। ठीक है, संभागों के दृष्टिकोण से भी अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों तो एक संभाग कौन सा हो गया? जोधपुर संभाग हो गया। दूसरा संभाग कौन सा हो गया दोस्तों? बीकानेर संभाग हो गया। ठीक है, तो बीकानेर संभाग यहाँ पर हो गया। तीसरा संभाग अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पे आ जाता है आप लोगों के झुंझुनू और सीकर। तो झुंझुनू और सीकर जो है वो किस संभाग से रिलेटेड है? तो दोस्तों इसकी जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे है जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। यानी जयपुर संभाग के भी 2 जिले मरुस्थलीय हैं। उसके बाद में नागौर दोस्तों, ठीक है, तो नागौर जो है वो दोस्तों किस संभाग से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अजमेर संभाग का एक जिला है। कौन से संभाग का एक जिला है? अजमेर संभाग का। इस प्रकार से राजस्थान के 4 ऐसे संभाग हैं 7 में से, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर, ठीक है, जिसमें मरुस्थलीय जिले हैं। और इसमें से पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग कौन सा है? ये प्रश्न कई बार बनता है दोस्तों। तो पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग कौन सा हो जाएगा? बीकानेर दोस्तों। ये जो बीकानेर है वो पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग है।
ठीक है, तो पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पूर्णतः मरुस्थलीय संभाग हो जाएगा बीकानेर। अर्ध मरुस्थलीय जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही। कौन कौन से संभाग ऐसे हैं जिसमें मरुस्थलीय जिले हैं? तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। कौन से ऐसे जिले हैं जो कि जो है वो मरुस्थलीय जिले हैं? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिलों को मरुस्थलीय जिले घोषित कर रखा है दोस्तों। उसकी ट्रिक्स कौन सी हो गई? जोधा व बीकानेर, शेखा से मरुस्थल में बात ना की, अर्थात जोधा का मतलब जोधपुर संभाग के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, बीकानेर संभाग के बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, झुंझुनू और सीकर, उसके बाद में यहाँ से नागौर आ गया। इस प्रकार से ये 12 जिले मरुस्थलीय हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है वो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का एक सामान्य परिचय पढ़ा आज। धन्यवाद, शुभकामनाएं।